गांव में एक विधवा रहती थी जिसका इकलौता बेटा था, शक्ति। दोनों बहुत गरीब थे। बूढ़ी विधवा औरत ऊन साफ करती और गांव वालों के कपड़े सिलती। इस तरह वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। शक्ति अब बड़ा होकर 20 साल का हो गया तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता, अब तुझे कोई काम तलाशना चाहिए। शक्ति बोला, अच्छी बात है माँ। दूसरे दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा, मगर उसे कहीं काम नहीं मिला। तीसरे दिन फिर शक्ति काम धंधा ढूंढने चल दिया। जब वह काम की तलाश में घूम रहा था तो किसी ने बताया कि उस बड़ी वाली कोठी के मालिक को एक नौकर की तलाश है, वहां काम ढूंढो। शक्ति कोठी के मालिक के पास पहुंचा और बोला, सेठ, क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ बोला, हाँ जरूरत है। और सेठ ने उसी समय शक्ति को नौकरी पर रख लिया। काफी दिन गुजर गए मगर सेठ ने अपने नए नौकर शक्ति से कुछ भी काम करने को नहीं कहा। शक्ति को यह सब अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने मुझे किस लिए नौकर रखा है। कुछ दिनों बाद सेठ ने शक्ति से कहा, कल तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सेठ ने शक्ति को एक बकरे की चमड़ी को यानी खाल को उतारने के लिए कहा। इसके बाद 4 बड़े बोरे लाने के लिए कहा। फिर एक घोड़े पर बकरे की खाल और बोरे लेकर शक्ति बैठ गया और दूसरे घोड़े पर वह सेठ बैठ गया और वह दोनों चल दिए। अब वे बहुत दूर एक पहाड़ के नीचे पहुंच गए। सेठ ने घोड़े रोके और बकरे की खाल और बोरे उतारने के लिए कहा और शक्ति ने ऐसा ही किया। सेठ बोला, शक्ति, अब तुम जल्दी से इस बकरे की खाल को पहन लो और यहाँ पर लेट जाओ। शक्ति को कुछ समझ में नहीं आया कि यह माजरा क्या है, मगर उसे मालिक का हुक्म टालने की हिम्मत नहीं हुई और उसने वैसा ही किया जैसा सेठ ने कहा। सेठ ने शक्ति को बकरे की खाल पहना दी और खुद एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए और उन्होंने उस बकरे की खाल को पहने शक्ति को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर उठा ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षियों ने उस बकरे की खाल को पहने शक्ति को चोंचों और पंजों से नोचने और फाड़ने लगे। बकरे की खाल फट गई और उसमें से शक्ति लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो डर से उड़ गए। शक्ति उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। सेठ नीचे से चिल्लाया, तुम्हारे पैरों के आसपास जो हीरे मोती पड़े हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। शक्ति ने नीचे की तरफ दृष्टि डाली। वहां उसे सचमुच बहुत सारे हीरे मोती इधर उधर पड़े दिखाई दिए। उनमें लाल, नीलम, पन्ने, माणिक और पुखराज थे। हीरे बड़े बड़े और खूबसूरत थे और धूप में चमक रहे थे। शक्ति हीरे मोती उठाकर नीचे खड़े सेठ के पास फेंकने लगा। शक्ति काफी देर तक यह करता रहा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। शक्ति ने चिल्लाकर सेठ से कहा, मालिक, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? सेठ बोला, पहले कुछ और हीरे मोती नीचे फेंक दो, फिर मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। शक्ति ने उस पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे भर गए तो सेठ ने उन्हें घोड़े पर लाद दिया और हंसकर बोला, मूर्ख लड़के, अब तो तू समझ ही गया होगा कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। अपने आसपास देख, पहाड़ पर तेरे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर सेठ अपने घोड़े को हाँक कर भाग गया। शक्ति ने जब थोड़ी सी दूर देखा तो उसके प्राण सूख गए। हर जगह पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कुछ आधे खाए हुए और कटी फटी लाशें वहां पर पड़ी थी। यह उन लोगों की हड्डियां थी जिन लोगों को सेठ शक्ति की तरह मूर्ख बनाकर लेकर आया था। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसने अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही शक्ति पीछे मुड़ा, एक बड़ा उकाव उस पर झपटा। वह शक्ति के टुकड़े करने ही वाला था, मगर शक्ति ने अपने होश हवास कायम रखे और अपने दोनों हाथों से उकाव के
एक पंजे को पकड़ लिया और उन्हें कस के पकड़े रहा। उकाब जोर से चीखा, उड़ा और शक्ति को नीचे झटका देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर उकाब थक कर जमीन पर गिरा और जब शक्ति ने उसके पंजे छोड़े तो वह उड़ गया। इस तरह शक्ति मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। कुछ दिनों बाद वह फिर बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। एक महीने बाद अचानक उसने उसे धोखेबाज सेठ को, अपने पुराने मालिक को, अपनी तरफ आते देखा। शक्ति बोला, सेठ, क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे जैसा नौजवान नौकर की ही जरूरत है। सेठ के दिमाग में तो भूल कर भी यह बात नहीं आई थी कि उसका कोई नौकर जिंदा भी लौट कर आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए उसने शक्ति को कोई दूसरा ही आदमी समझ लिया और अपने साथ घर ले गया। कुछ दिनों बाद सेठ ने शक्ति से कहा, दास, जाओ एक बकरे की खाल और 4 बोरे लेकर आओ। उसके बाद 2 घोड़े तैयार करो जल्दी। फिर वह उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए और पहाड़ पर पहुंच गए। सेठ बोला, दास, अब तुम इस बकरे की खाल को पहनकर लेट जाओ। शक्ति ने कहा, मैं ठीक से समझा नहीं, पहले आप मुझे ऐसा करके दिखाइए। सेठ बोला, इसमें समझने वाली क्या बात है, देखो ऐसे करना है। जैसे ही सेठ बकरे की खाल पहनकर लेटा, तभी शक्ति ने सेठ को रस्सी से बांध दिया। सेठ घबराया और चीखा, अरे बेटे, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे खोल, मेरा दम घुट रहा है। तभी उसी समय वही 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए। शक्ति उन पक्षियों को देखकर एक छोटे से पहाड़ के पीछे छुप गया। दोनों बड़े पक्षी बकरे की खाल पहने सेठ को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे बकरे की खाल को चोंच और पंजों से फाड़ने लगे। खाल फटते ही सेठ घबरा कर बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सेठ को देखकर पंछी डर कर उड़ गए। शक्ति बोला, सेठ, समय बर्बाद मत करो, हीरे नीचे फेंको जैसे मैंने फेंके थे। अब सेठ शक्ति को पहचान गया और डर और गुस्से से कांपने लगा। सेठ बोला, तू पहाड़ से नीचे कैसे उतरा? शक्ति बोला, पहले कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और शक्ति उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो शक्ति ने उन्हें घोड़ों पर लाद दिया। शक्ति बोला, सेठ, अब जरा अपने आसपास इर्द गिर्द नजर डालो। जिन जिन इंसानों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उन सबकी हड्डियां सभी जगह पर बिखरी पड़ी हैं। तुम उन सबकी आत्माओं से नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? इतना कहकर शक्ति ने घोड़ों को मोड़ा और वापस घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता हुआ धमकी देता और चीखता चिल्ला रहा था, मगर सब बेकार था। यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक बड़ा सा उकाब सेठ पर झपटा और कुछ ही मिनटों में उकाब ने सेठ के शरीर को फाड़ कर रख दिया। और अंत में धोखेबाज सेठ का भी वही हाल हुआ जैसा अनेक लोगों का उनके भुलावे में आकर हुआ था।